बारी बारी से आप अपना ओपिनियन रखेंगे। आई वुड लाइक टू थैंक सर कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें दिया और हम सर के साथ इस बेंच को शेयर कर पा रहे हैं। But the question here is arising that has USA loosened its power after this whole war? आर्थिक रूप से विदेशी निवेश में, व्यापार में हर जगह दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो भारत की प्रत्यक्ष रूप से तो कोई भी भागीदारी नहीं दिखती है, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से भारत पे बहुत गहरा सदमा पड़ गया है। अगर थोड़ा सा भी डिस्ट्रप्शन इस जगह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में आता है तो बहुत ही मेजर ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। That is affecting global energy security in the world. So from India's perspective, this reason is extremely significant. फ्यूचर प्लान में इसको रखिए और बेहतर करेंगे। बेहतर तो गुंजाइश हमेशा रहती, बड़ा अच्छा हमेशा रहता है। हाँ? आप लोग बेटा अपना लोग को साइलेंट रखना। आज की बातचीत में फर्स्टली पहले आप बारी बारी से आप अपना ओपिनियन रखेंगे। 1 2 3 4 समथिंग, है ना। हमारा काम है थोड़ा सा आप लोगों को जज करना कि जो आपका कंसेप्ट है, कंटेंट है, फैक्ट है, वह अच्छा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एक दूसरा, आप बातचीत कर रहे हैं, यही बड़ी बात है। इसी को अप्रिशिएशन मान ली चाहिए। कोई निगेटिव पॉजिटिव का लफड़ा नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। इनकरेजमेंट का है मामला है कि आप बातचीत में अभी माना बहुत बेहतर नहीं हुआ तो फ्यूचर प्लान में इसको रखिए और बेहतर करेंगे। बेहतर तो गुंजाइश हमेशा रहती, बड़ा अच्छा हमेशा रहता है, लेकिन बेहतर ही गुंजाइश ही बनी है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अपने को कॉन्फिडेंस लूज करना या कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, किसी तरीके का दिक्कत ऐसा आपको फील नहीं लगा, ठीक है ना। एक फैक्ट्स एंड फिगर जो होंगे अगर वो नहीं आते हैं तब भी आप बातचीत का अपना तरीका वैसा रखिए कि उसकी जैसे की ज़रूरत ही नहीं है ना। जैसे डांसर होता है ना, कभी कभी गिर जाता है नाचते नाचते, लेकिन वो गिरने को भी डांस बना लेता है। पब्लिक को पता ही नहीं चलता जो गिरा था या डांस का हिस्सा था। वैसे ही जब आप जाते हैं एग्ज़ाम लिखने के लिए, खासतौर से सिविल सर्विसेज से पीसीएस में, तो आपने फैक्ट्स एंड फिगर की कमजोरी को अपने अच्छे भाव से एग्जामिनर को थोड़े देर के लिए ये काउंसलिंग कर सकते हैं कि साहब ये जो है ना, यही हम था आंसर साहब परिपूर्ण करेगा। एक आप पहले एक एक करके बात कर लेंगे और बातचीत का टॉपिक है कि जो ईरान एंड इजराइल विद अमेरिका एक कन्फ्लिक्ट हुआ 28 फरवरी 2026 से, जिसको सीज फायर अभी 8 अप्रैल को हुआ है, लगभग 40 दिन के युद्ध के बाद। उसमें हालात बात के पहले किस तरह के हैं, दूसरा कि जो नहीं लड़ रहे हैं वो भी कितना लड़ रहे हैं। जैसे भारत है तो लड़ ही नहीं रहा है, फिर भी लड़ रहा है, प्रॉब्लम से लड़ रहा है, जो चीज़ें आनी है उससे लड़ रहा है, कई तरीके के असुविधाओं से लड़ ही रहा होगा। तो आप क्या बात करेंगे तो हम सुनेंगे, बट आप बारी बारी से पहले बात करेंगे। फिर चलो इसमें रख लेते हैं कि अगर किसी को किसी के इंटरप्ट करना है तो कर सकता है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इजराइल की तारीफ किया जाए या पाकिस्तान का ही गुणगान गाया जाए कि वो बीच में अभी लफड़े बहुत हैं। संभावनाएं जब तक देखो, कहते हैं ना कि जब तक वो जीता नहीं तब तक हम हारे नहीं हैं, हाँ, चाहे अब मैच चल रहा है मतलब। तो अगर अमेरिका की भी कोई अच्छी बात ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ ऐसा युद्ध में किया है जो सराहना का है, तो आप वो भी कर सकते हैं। इजराइल ने भी कुछ किया तो वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब ईरान ने ही किया है, मतलब एक नजरिया थोड़ा सा अगर बदलता है कहीं पे तो उसको भी सुना जाए, समझा जाए कि वाकई में, है ना। तो कहाँ से यात्रा शुरू करेंगे, चाहे इधर से चलेगा चाहे इधर। हाँ, ओके। पहले सोनालिका टॉपिक इंट्रो कर दिया, करिए। गुड मॉर्निंग सर एंड ऑल माय बैचमेट्स। इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक सर कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें दिया और हम सर के साथ इस बेंच को शेयर कर पा रहे हैं। यही मतलब हमारे लिए, हम सारे बैचमेट्स के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सर आपको हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है, अखबारों में आप इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनते हैं, तो उस चीज़ को फील करते हुए आपके साथ
शेयर को शेयर करना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, तो मैं उस चीज के लिए सबसे पहले आपको सर धन्यवाद इस करना बार चाहती हूँ की दिल चेयर से। ले लेते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया। नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस and tell my topic, which is the Iran-Israel conflict and the changing global geopolitical order. Conflict between Iran और Israel is not sudden. ये आज का ही नहीं है, ये historical, political और strategic interest है, जिससे हम कह सकते हैं कि राजनीतिक मतभेद। अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाना चाहें, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्योंकि किसी भी दो देशों के बीच में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो वो शुरू कहाँ से हुआ, अगर घर में लड़ाई होती है तो वो किस बात से शुरू हुई है, उसी तरीके से हम ये इंटरनेशनल मैटर है तो उस पे वो कहाँ से शुरू हुआ, मैं इसके पे थोड़ा सा लाइट डालना चाहूंगी। 1979 के बाद इरानियन रिवॉल्यूशन हुआ, जिसमें ईरान ने इजराइल को ओपनली अपोज करना शुरू किया। तब से दोनों कंट्रीज एक दूसरे के लिए एनिमी स्टेट्स के रूप में देखते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है आइडियोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज है, जिसमें कि इजराइल ईरान अपना डोमिनेंस शो करना चाहते हैं कि कौन बड़ा, कौन पॉलिटिकली ज्यादा पावरफुल है, इस चीज को शो करना। ये इजराइल को डर है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन पावर अगर डेवलप कर लेता है, अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो रीजनल बैलेंस डिस्टर्ब होगा। इजराइल कंसीडर ईरान न्यूक्लियर पावर एज अ डायरेक्ट थ्रेट टू इट्स सिक्योरिटी। जब भी हम देखते हैं कि दो देशों में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या फिर कोई भी रिलेशनशिप है, वो अच्छा हो या कॉन्फ्लिक्ट हो, मतलब मतभेद हो या अच्छे वे में कोई दो देश आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो उसका जो हम संदर्भ निकालते ये है कि वॉर हो क्यों रही है और इसकी स्ट्रैटेजीज क्या है। क्योंकि हम इस बारे में जब बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि दोनों कंट्रीज मिडिल एशिया में इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस चाहते हैं। ईरान अपने अलाइज ग्रुप लाइक हिजबुल्लाह के थ्रू अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता है। ये कॉन्फ्लिक्ट एक रीजनल पावर स्ट्रगल भी है, जहां दोनों डोमिनेंस स्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। अब इजराइल ने अभी हाल ही में, अगर हम इसको 2026 से देख रहे हैं एकदम नई तरीके से, तो 28 फरवरी 2026 को ईरान ने न्यूक्लियर मिलिट्री टारगेट्स पे स्ट्राइक किया, जिसका ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से रिस्पॉन्स दिया। कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्लोबल अलायंस, एनर्जी सिक्योरिटी और पावर बैलेंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। नाउ हियर वी इनिशिएट द डिस्कशन एंड विद माय अदर colleagues. So the topic of today is the changing geopolitical order. Now the conflict which has started, it shows us that USA plays a very major role here. Now America is a $33 trillion economy, a leading democracy and a superpower in today's global scenario. But the question here is arising that has USA loosened its power after this whole war? Because we see that since the ceasefire has been declared, even though Israel and US were on the same side, Israel is still attacking Lebanon, and this shows that in some way USA is losing its credibility in the whole scenario. Now the war would have been a victory on February 28 as the top leadership of Iran was completely destroyed. But what happened in the next few days or the coming 40 days, what we saw that Iran retaliated in a very strategic manner with the closure of the Hormuz. And what we saw here was that the global countries around the world, be it Europe or the Gulf nations, they both withdrew their support from USA. And this was very evident when a global alliance like NATO was not willing to support US in such case. So in this changing scenario, we see that USA is somewhere loosening its power, and what we can also say that the credibility and global leadership which it had generated since the World War II era and the dominance of dollar here can also be questioned, or we can see that it is also being replaced as the petrodollar system is now being changed into the petro-yuan system. इसी में ऐड ऑन करते हुए अगर हम खाड़ी देशों की बात करें तो खाड़ी देशों में यूएई, ओमान, बहरीन, कुवैत, कतर ये देश शामिल हैं।
इन पर युद्ध का सीधा प्रभाव पड़ा है। ईरान के साथ इन देशों का धार्मिक मतभेद रहा है, जिसके कारण अमेरिका ने इन देशों में अपने सैन्य ठिकानों के लिए ऊर्जा, व्यापार तथा ईरान की स्थिति को संतुलित करने के लिए वहां पर उन देशों से साझेदारी कर ली है। अब हम ईरान और इजराइल में अगर खाड़ी देशों का रुख देखें तो कूटनीतिक रूप से इन देशों ने इस युद्ध में सीधी भागीदारी से बचाव किया है तथा राजनयिक यानी डिप्लोमेटिक सोल्यूशन पर जोर दिया है। आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो ये देश ईरान ने इन देशों में जो तेल और गैस के प्लांट है उन पर सीधा हमला करने की धमकी दी है, जिससे इनकी आर्थिक खतरा बना हुआ है और इन देशों ने अमेरिका और इजराइल के साथ सीधी भागीदारी करने से मना कर दिया है, युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया है और इन देशों से दूरी बना ली है। क्षेत्रीय संतुलन की दृष्टि से देखें तो ये देश जानते हैं कि हमें अपने बाहरी प्रभाव है रक्षा के मामले में उसे कम करना होगा और स्वयं अपनी रक्षा शक्ति को बढ़ाना होगा। अंततः इन वर्तमान में अगर ईरान ने जो इन देशों पर हमले किए हैं, मतलब अमेरिकी जो ठिकाने थे उन पर हमले किए हैं, इससे इनकी स्थिति तनावपूर्ण बन गई है और उन्हें आर्थिक रूप से विदेशी निवेश में, व्यापार में हर जगह दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ रहा है। इसी के संदर्भ में देखते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर देखा जाए तो भारत की प्रत्यक्ष रूप से तो कोई भी भागीदारी नहीं दिखती है, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से भारत पे बहुत गहरा सदमा पड़ गया है। अगर देखा जाए तो उसका सबसे पहला प्रभाव तो यही है कि हमेशा से भारत जो है वो मध्य पूर्व के क्षेत्रों पे ऊर्जा के लिए डिपेंडेंट रहा है। उसके तहत ये युद्ध जो जारी हो गया है उससे कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हो रही है, जिससे कि पेट्रोल डीजल का बढ़ना, महंगाई का बढ़ना, आदि खाद्य सामग्रियों का बढ़ना इत्यादि चीजों से देखा जा सकता है कि इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। उसी अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ सप्लाई में भी चीजें आ रही हैं। अगर हम इसको आर्थिक दृष्टि से देखते हैं तो आरबीआई के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसमें कहा जा सकता है कि ये आर्थिक इकोनॉमिकल दृष्टि से भी काफी भयावह होगा, क्योंकि इसमें सब्सिडी क्यों बढ़ावा दिया जाएगा और भी इत्यादि तरह की चीजें हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर ये युद्ध में पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में भारत की स्थिति बहुत ही भयावह होगी, जिसकी कल्पना करना भी हम लोगों से परे होता है। थैंक यू सो मच। इसी में ऐड करते हुए अगर हम भारत में जो एनर्जी नीड्स हैं उसका लगभग भारत 85% तेल है वो आयात करता है, जिसमें रशिया से 35%, इराक से 18%, सऊदी अरेबिया से 16%, यूएई से 10%, यूएस से 4% तथा कुवैत से 2% और अन्य देशों से 10 से 15% तेल का आयात करता है। तो अगर इसमें देखें तो लगभग 45 से 46% तक तेल हमारा खाड़ी देशों से आता है। अगर ये युद्ध ऐसे ही आगे चलता रहा तो भारत में तेल का संकट और विकराल रूप ले सकता है। अच्छा, इसी परिप्रेक्ष्य में एक चीज और देखी गई है कि ये जो यूएसए का मानना है कि यूएसए का डायरेक्टली ये इसने स्टार्ट किया था कि थीम रीडिंग का होता है, तो मेरा ऐसा दृष्टिकोण है कि मुझे नहीं लगता है कि केवल ये थीम रीडिंग का है। अमेरिका ने जो बीते कुछ समय में वेनेजुला पे अधिकार कर दिया है, उसका ये मानना हो गया, उसका ये दृष्टिकोण हो गया कि ईरान एक बहुत बड़ा कच्चे तेल का और ये पेट्रोल वगैरह का कच्चा माल का बहुत बड़ा सपोर्टिंग सिस्टम है। तो जहाँ तक मेरी दृष्टि जा पाती है, ईरान के ऊपर उसका कब्जा करना, उसका ये आर्थिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण बन गया है कि यद्यपि अगर अमेरिका जो है ईरान पे कब्जा कर लेता है तो उसके सपोर्ट पे वो पूरे अदर्स कंट्री में है, वो अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बल्कि अगर हम वेनेजुएला की बात करें या फिर हम टैरिफ्स की बात करें या फिर हम ग्रीनलैंड की बात करें, ये सब हमें एक चीज यह दिखाती है कि कैसे हमारा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो एक रूल बेस्ड ऑर्डर के बजाय वी आर बीइंग गवर्न्ड हियर बाय द रूलर्स एंड दोज नेशंस व्हिच आर मोर पावरफुल। सो अगर हम देखें तो क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी रेज्ड कि हमारे सॉवरेंटी, कलेक्टिव सिक्योरिटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं एक नेशन के, these are also being put into danger. तुम बताओ। फिर अच्छा बोला समझा, स्पेशली कि कॉन्फिडेंटली बोला, मुझे लगता है समझा, मतलब बिना देखे भी बोला तो इंशाल्लाह काफी इंप्रेसिव था सर, सब लोग गई। वो लगता है सब इटालियन में पाया, बट सबने अपना अच्छा लिया काफी। संजना, शुरू के
एक आदमी ना बहुत अच्छा बोल रही। वो इनसे मैं इसे डिस्कस कर थी कि मैं तो स्पेशली संजना से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई हूँ हाँ। बिकॉज मतलब जितना बहुत ही अच्छा बोल था रही थी तुम। बीच में क्या हुआ, तुम अपने आंसू मत कोई ठहर। हाँ, बीच में क्या हुआ कि तुम जो है ना थोड़ा सा इसकी हल्का सा तुमको खुद लग रहा होगा थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है। पहले से थोड़ा बोलने में हाँ, लेकिन तुम शुरू में ना सबसे इम्प्रेसिव इसका हमको लगा। हाँ कैस देखिए हमारे ओपिनियन नहीं है, जैसे लोग की बोल रहा है यूवी की मेंबर की बहुत इम्प्रेसिव। देखो ऐसा है ना कि मैं अभी थोड़ा सा ऐसा कंक्लूड करूं तो थोड़ा थोड़ा अधूरा तो हमको सबको लगा है। हमें ये उम्मीद थी कि आप लोग जो उसको बंद करोगे ना, बंद सही से नहीं हुआ। जैसे होता है कि आपने दरवाजा खोला, किचन में गए, कुकर से चावल डाल लिया, कुकर का ढक्कन नहीं लगाया, सब्जी पे ढक्कन नहीं रखा, खाना लिया और खा के चली गई। ऐसा नहीं था कि सब्जी आपने गिराया कुछ किया, उसमें ढक्कन लगाना था, सिस्टमेटिक रखना था, वो काम नहीं किया। खाली भी डाइनिंग टेबल पर खाने किया नहीं। तो आप लोगों का जो ज्ञान था ना वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा मैं कहूँगा बिखरा हुआ कम। तो यही सिविल सर्विसेज की गढ़ी हुई कहानी की है कि लिखने पर नॉलेज से गए बट ज्ञान को वहां तितर बितर के चले आए, इसीलिए नंबर जो है पड़ जाते हैं। तो आप लोगों का नॉलेज में जो भी था वो वही बात कर रहे थे, बट कंक्लूड मुझे उतना इम्प्रेसिव नहीं लगा। अब आप लोग थोड़ा होगा नहीं सर अपने बारे में जैसा अच्छा आपको हाँ ठीक है ये वाला ठीक है। अगली बार आना। ये साला अगली बार आएगा तो अगले सैटरडे यार को किसी तरह ढोक लाया गया है यहाँ पे। अगले सैटरडे की बात हो रही है। हाँ, कानून बता रही है अगले सैटरडे। अब आप लोग अपना अपना सीट वहां ग्रहण करें। ठीक को ऐसे कहिए जाने के लिए यही बैठते थे हम जूरी जो है वो खुद घायल। तो आप इंट्रो शुरू कीजिए। Good morning, everyone. The topic for my theme for today is the Hormuz crisis and its impact on global energy security. Let me first introduce you all to what the Strait of Hormuz is. It is one of the most crucial maritime passage in the world. ये अगर देखा जाए तो एक सिर्फ नैरो वाटरवे ही नहीं है, लेकिन एक पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक लाइफ लाइन है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फोकल पॉइंट है। नाउ looking at the geography of the Hormuz Strait, it lies between the Iran to the north and UAE and Oman to the south. It connects the Persian Gulf to the Gulf of Oman and then ultimately falls into the Arabian Sea. It almost 33 kilometers wide at its narrowest point, yet it serves as a very vital route for global trade and especially for the oil transportation in the global economy. इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चोक पॉइंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी डिस्ट्रप्शन इस जगह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आता है तो बहुत ही मेजर ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। Now coming at the importance of the strait, around 20 to 30% of the world's oil supply passes through it daily. Major oil producing countries like Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, and UAE, they all rely upon it for their exports. Even a very, very small disruption here can cause impact. They can impact global oil supply, which may lead to the increase in the prices of oil and therefore affecting the economies worldwide. Now coming to the recent war-like situation near the Hormuz, I would now like to ask Diksha to proceed with the topic. Building on this, current tensions between US and Iran have transformed the Strait of Hormuz into a critical conflict zone.
जैसे कि हमें पता है कि 28 फरवरी को यूएस और इसराइल ने एक जॉइंट मिलिट्री एक्शन लॉन्च किया था ईरान के अगेंस्ट, एंड फॉलोइंग दिस 2 मार्च को ईरान के आईआरजीसी ने स्ट्रेट का क्लोजर अनाउंस कर दिया था। इसने जो कमर्शियल ट्रेड फ्लो था वहां पर कमर्शियल ट्रेड फ्लो को डिस्टर्ब किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग शिप ट्रैफिक 95% गिर गया, 600 ships were left stranded in the region, and several vessels faced attacks. Iranian drones, missiles, and mines also posed significant challenges to the boats that were passing through the strait. In retaliation, what the US did was it increased naval deployment in the Gulf, and it also attacked oil infrastructure in the Middle Eastern countries, like the attack on Kharg Island or the attack on Iranian ships. It also inflicted damage on oil refineries in Saudi, UAE, and Kuwait. Now, according to the IEA, more than 40 crucial energy assets were damaged, and energy infrastructure costs have estimated to be about $25 billion. So we can rightfully say here that the damage to oil infrastructure plus the disruption that is caused in the Strait of Hormuz have together created a compounded impact that is affecting global energy security in the world. सर जैसे कि दीक्षा ने बताया भी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो तब प्रचलन में आया जब इसराइल, ईरान और अमेरिका का युद्ध हुआ। तो इससे पहले इतना प्रचलन में नहीं था, बट अभी इसलिए इतना ज़्यादा प्रचलन में आया क्योंकि यहीं से दुनिया का लगभग 80% मतलब भारत इंपोर्ट करता है अपना कच्चा माल, और चाइना भी लगभग 60% इंपोर्ट करता है। क्यों? तो यहाँ पे वॉर की वजह से मतलब खतरा था, माइंस करे हुए थे, और अदर कंट्रीज जो अमेरिका, इसराइल के प्रतिद्वंदी, ईरान के प्रतिद्वंदी इसराइल है और अमेरिका, इनके शिप्स मतलब ऐसे नहीं जाने दे रहे थे वो। तो इससे दुनिया की अमेरिका शिप नहीं जाने दे रहे, कहाँ से? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। और इंडिया वगैरह और बाकियों का सर उनका मतलब परमिशन दे दी थी इंडिया और चाइना के लिए ईरान ने। एंड तो जैसे कि सर मतलब सबको पता है कि अगर तेल नहीं होगा तो मतलब इससे अर्थव्यवस्था पर काफी ज्यादा कंटिन्यू करिए। अरे अमेरिका के बाद सर आप बोलो ना, मेरे क्वेश्चन में जाओ, आगे बोलो। एंड इससे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि अगर इंडिया के शिप्स नहीं आएंगे तो तेल की कीमत में वृद्धि हो जाएगी, जिससे कि महंगाई बढ़ेगी तो सर पूरे ग्लोबल इसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, और वैश्विक महंगाई बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट भी महंगा हो जाएगा, सब कुछ से महंगाई हो जाएगा। एंड इसके जो मुख्य खतरे हो सकते हैं वो सकते हैं कि सैन्य टकराव हो सकता है यदि भारत और चाइना के शिप्स यहाँ से जाते हैं और अदर कंट्रीज जो इनके प्रतिद्वंदी उनके शिप्स नहीं जाते, तो सैन्य टकराव की स्थिति हो सकती है। ईरान और यूएसए यहाँ अटैक कर सकता है इसराइल पर, मतलब ईरान और यूएसए के शिप्स यहाँ से नहीं जा सकते, ईरान उन पर अटैक कर सकता है। एंड आतंकवाद की समस्या पैदा हो सकती है, समुद्री डकैती हो सकती है इससे, और राजनीतिक स्थिरता आएगी क्योंकि सभी कंट्रीज के सिर्फ परमिशन नहीं मिलेगी तो उनको मतलब सही नहीं होगा ऐसे। और वैश्विक शक्तियों की दखल भी हो सकती है, जो कि अन्य देश हैं, बड़े देश हैं, वो उनकी शिक्षा यहाँ से नहीं जा पाएंगे तो वो अटैक कर। नाम बताओ ना किसका नहीं जाता। जैसे इसराइल, अमेरिका एंड जो भी मतलब ईरान के प्रतिद्वंदी देश हैं उनके शिप्स यहाँ से जाने की परमिशन नहीं मिली। जैसे ललित ने बात करी ग्लोबल इम्पैक्ट्स के बारे में, मैं बात करना चाहूँगी इम्पैक्ट ऑन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट देयर आर 7 मेजर choke points in the world, and state of Hormuz is considered the world's most vital energy choke point. अगर हम बात करें इंडिया के बारे में, तो इंडिया दुनिया की 3rd largest oil consuming country है. So from India's perspective, this region is extremely significant. India import about 85% of crude oil and nearly 60 to 65% from Gulf countries through Hormuz. So, and the major suppliers like Iraq, Saudi Arabia and UAE. This clearly shows कि इंडिया जो है completely dependent है इस रूट पे. अगर हम बात करें इकोनॉमिकली, even a small disruption can have a major impact on India.
जैसे फॉर एग्जांपल अगर $10 इंक्रीज होता है क्रूड ऑयल के प्राइस में, तो इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन इम्पोर्ट बिल ऑफ इंडिया टू बाय 15 to 20 बिलियन डॉलर एनुअली, जो कि विच विल वाइडन द करंट अकाउंट डेफिसिट बाय 0.3 to 0.4% ऑफ टोटल GDP, and it will also and it will also leads to inflation and puts pressure on the rupee. In terms of trade, more than 90% of India's trade by volume is carried through sea route. So any disruption in this area can cause shipping risk and increase cost, making the import expensive. The other important aspect is the Indian diaspora. About 8 to 9 million Indians live in Gulf countries, which who send back nearly 40 to 50 billion dollar annually as a remittance. So any instability in this region can directly impact their livelihoods and Indian foreign exchange inflow. I would like to add on to this. जैसे मोनिका ने risks के बारे में बात करी, I would like to talk about the strategic reserves that are available. Data के according चाइना के पास सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में strategic oil reserves हैं, approximately 1.3 billion barrels. This is followed by Japan with 470 million barrels, and then USA with 415 million barrels. Then comes European nations like Spain, France and Germany. यहाँ पर इंडिया के पास 37 to 39 बिलियन बैरल्स ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी है, जो सिर्फ 9.5 डेज ऑफ इंपोर्ट्स कवर करता है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडिया एज कम्पेयर टू अदर नेशंस इज मोर वल्नरेबल टू एनर्जी सप्लाई शॉक्स बिकॉज ऑफ इट्स हाई डिपेंडेंसी एंड लो रिजर्व्स. What I think here is that maybe countries like USA can gamble on their energy security, but for countries like India, there is need to diversify their resources and to take a more sustainable approach maybe. Along with the risk, it is in the state of Hormuz, it is also important to see the possible alternatives of this route. So the possible alternatives can be the sea route like Cape of Good Hope. Although it will increase time and cost significantly. The other option can be pipeline is infrastructures. Gulf countries like Saudi Arabia, UAE develop pipeline which bypasses Hormuz and directly reaches to Red Sea and Gulf of Oman. In addition, India is also trying to diversify its oil trade by sourcing oil from Russia, USA, and Africa. It will reduce the over dependence on Gulf region. And if we talk about the long term and sustainable alternatives, we have to reduce completely on oil dependency. For this, we can promote renewable energy through the initiatives like International Solar Alliance, and we should invest on the electric vehicles technologies, and we should look forward for the future fuels like green hydrogen. And that's all for my side. Then I would like to begin. Sir, I would like to add on to Monica's point, because what I felt is there's this one very positive point that she has mentioned. She has told us about how positively it has affected the nations, because it is important to see the positive aspects also. So investing in the renewable resources, like she said, the solar energy and the biofuels, we have also seen that in recent some news, it was said that in a village people were using biogas for the cooking purposes as well, and also the solar energy has been used. Also, she has mentioned that India has diversified its import resources, like now India has been importing the oil from Russia as well. So ये भी एक देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि ये तो कोई सही बात नहीं है कि एक ही नेशन जो कि ईरान है
उसके उसकी इतनी मोनोपोली हो जाए ऑयल प्राइसेस को लेकर के कि सिर्फ उसके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बंद करने से या खोल देने से पूरी दुनिया में इतना बड़ा ऑयल की प्राइसेस में चेंजेस आ गए। जैसे कि अगर डेटा देखा जाए तो जो 28 फरवरी से पहले $73 पर बैरल का ऑयल प्राइसेस बताया गया है, जो कि मार्च 31 तक 119 पर बैरल हो गया था बिकॉज ऑफ द वॉर सिनेरियो। और अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को पूरी तरीके से फुली क्लोज कर दिया जाए तो जो प्राइस है वो इवन 150 to $200 पर बैरल तक भी जा सकता है, जो कि इन्फ्लेशन के लिए बहुत ही ज्यादा मेजर डिसपॉइंटिंग फैक्ट है, क्योंकि जितना ज्यादा ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होएगा उतना ही ज्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन है या फिर ऑयल प्रोडक्शन में कॉस्ट लग रहा है वो भी उसी तरीके से इंक्रीज होता जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारा एक इन्फ्लेशन जो है पूरी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में फैल सकता है। सो इस तरीके के पॉजिटिव चेंजेस लाने में भी हम लोग को अपना योगदान देना चाहिए कि लाइक सोलर एनर्जी का यूज करें और उस तरीके से हम अपना एनर्जी रिजर्व्स भी सिक्योर कर सकते। थैंक यू। नाउ वांट दिव्या टू प्लीज कंक्लूड सेक्शन। और कुछ है आप लोग पास? हो गया, कंक्लूड करना है? सर की स्टेज right. So before concluding, I would like to say that, like Akanksha mentioned about the monopoly-like situation that Iran has created on the Strait of Hormuz, I think a very big question here is raised that should one country even be allowed to have such power over such a critical choke point that it has disrupted the oil supplies all over the world. मुझे लगता है maybe from Iran's point of view it can be justified as a tool of strategic leverage and as a tool for political pressure to create a pressure point for countries like for US and its allies. But अगर हमें global scenario में देखें तो ये clear violation है of free navigation principles जो international water में exist करते हैं, and it also raises questions about the credibility of global institutions like the WTO and UN and the conventions on sea laws that are there. Now I would like to conclude by saying that the Strait of Hormuz is not just a vital energy route but a geopolitical hotspot. This crisis has highlighted how strategic control, war dynamics and infrastructure vulnerabilities impact the global energy security. This has also exposed India's over-dependence on oil imports and the need for diversification, strategic reserves and sustainable alternatives. दिखा दे छत में ऊपर अल्लाह और आगे लोग, आप लोगों का क्या ओपिनियन है इन लोगों के बारे में? बहुत कॉन्फिडेंट थे सभी और इनके पास कंटेंट बहुत अच्छा है और उसको अच्छे से रिप्रेजेंट भी किया। कंटेस्ट वाइज तो सारे ही बहुत अच्छे थे। संजना? मैं तो सोनालिका की बात पूरी तरह से है। अगर से मतलब पहले मेरे को लगा कि शायद कुछ पॉइंट्स सभी थोड़ा रिपीट कर रहे हैं, बट बाद में एक पॉइंट में इन्होंने मतलब डाइवर्सिफाई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कर दिया था। हाँ ये ठीक है। देखिए पहला तो थोड़ा पॉजिटिव पहले बात करते हैं सारा। नेगेटिव थोड़ा तो रहना चाहिए ना, ऐसे कैसे काम चलेगा? हाँ देखो जब हम रिसर्च करते थे ना तो हमारे सब थे, जब हम वो कहते थे इसको ऐसे लिख के लाओ तो हम लिख के ले आते थे, 2-1 दिन बाद फिर जाते थे, फिर पढ़ते थे, फिर काट देते थे, अपना ही बताया होगा, कहते थे इसको ऐसे लिख के लाओ। 1-2 बार तो हमने सोचा चलो यार छोड़ो, एक बार हमने कह दिया, हमने कहा जो आप कहते हो वही पे लिख के लाते हैं संशोधन करके, फिर काट देते हैं आप ऐसे। तो तुझे क्या लगता है कि मेरा नॉलेज वही रुका हुआ है? कल नॉलेज इतना था, आज और हो गया। आप समझे ना? यानी कल जितना नॉलेज था उतना बतराते थे, आज और हो गया, इसको भी काट, इस ढंग से लिख। हमने कहा अगर आज का नॉलेज ऐसे रोज बढ़ता रहेगा तो हमारा क्या होगा? तो थोड़ी मोड़ी कमियां भी ठीक रहता है, ऐसा नहीं।
है ना। लेकिन मैं कमियों की अभी तो कमी तो बोलती ही कुछ नहीं है। अभी पहले बोल तो लूं, जब आकांक्षा ने इंट्रोडक्शन को शुरू किया तो बहुत ही ब्रीफ था और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव था, जो कि टॉपिक के मतलब एक बाउंड्री थी टॉपिक इन लई अब हम इसमें तैरेंगे। उसके बाद जस्ट दीक्षा ने वो लिया, उसने दोनों मोमेंटम में अपनी बात को थोड़ा उसी के आगे का एक्सटेंशन कह सकते हैं। ठीक, मैं जब इसके पास आया, ललित के पास गया पहले, फिर ललित के साथ क्या था, ललित शुरू तो ठीक किया लेकिन इसके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स का कमी था। जब भी काउंटर क्वेश्चन हो ना तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए कि हमें जवाब जो है ना उसका देना है, क्योंकि आप अगर ओपिनियन देख निकल जाएंगे और कोई क्वेश्चन कर लिया तो उसको सेटिस्फाई करना दैट इज योर ड्यूटी। अब सबका सही था, कोई कमी नहीं थी, एक दूसरे को आप वो कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे, उसको एक इंट्रोड्यूस करके आप कर रहे थे, हम ले रहे थे, और थोड़ा डिस्कशन फॉरन वर्सेस है। और आकांक्षा ने बाद में जो क्या बोला इसने कि जो तेल की स्थितियां बताई, क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट बताया कि पहले ये था, आपके बाद में ये भी हो सकता है अगर हार्मुज नहीं खुलता है, $150 प्लस भी जा सकता है। ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है ना ये आपकी बातचीत को मजबूत बनाती, यही लिखना भी है, यही बताना भी है, यही इंटरव्यू भी है। तो आपने सारा एक साथ कर लिया इसमें। ठीक है, चला जिस हाँ, तो अब अभी ये भी ना समझो कि बहुत मैच्योर हो गई तो गलतियां करने का टाइम ही है, लेकिन जितना कम करते जाएंगे मुझे ऐसा लगता है कि जो देखो इनको थोड़ा सा जो पॉजिटिव और मिला वो आप लोगों के कारण भी मिला। राइट, तत्पर सही है ना। नहीं, जब ये लोग बात किए तो इनका शुरुआत था, अगर ये अब बात करते तो ये जो त्रुटियां हमने बताई थी वो इनको ना बताते शायद, या 10-5% बताते। जो आप लोगों ने दूसरा टीम हमेशा यही होता है ना, उसको स्कोर दिखता है, उसको तो स्कोर दिखता है कि हमको 150 रन बनाने, पहले वाले को कुछ दिखता ही नहीं। तो पहले वाले ने की तुलना में जैसे आपने भी कहा, आपने भी कहा, तो अच्छा रहा पहले से, लेकिन अच्छा इसलिए भी रहा क्योंकि पहले वालों भी इसमें बजाय, तो आप भी इसमें प्रमुख भूमिका में क्यों। आपने आई कांटेक्ट हाँ, जैसे कुछ चीजें हमने ओपिनियन दिया तो लोगों ने उसको फॉलो किया। इसलिए सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है मालूम है, बताने के बाद कर लेना। बताना अच्छा नहीं हुआ, कर लेना सबसे अच्छा हुआ। हम क्या बताते हैं छोड़ दीजिए, आप बताने के बाद कर लेते हैं, ये आप समझ लीजिए कि हमको कितना बचा देते हैं कि हमको अब नहीं बताना है ना। इरिटेशन नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा, नेगेटिविटी नहीं आएगी, तनाव नहीं आएगा, आप हमको सेव कर देते हैं जब हम कुछ बताते हैं और आप कर जाते हैं। हमने जैसे बताया आपने कर दिया। अब अगर यहाँ पर चौथी पांचवी ऐसे लगातार रूटीन है, वो अच्छा मतलब एक दूसरे को देख के सीखी जाएगी। लेकिन मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगली बार कभी ऐसी कुछ अच्छा हो, अब मुझे आप बताने की भी जरूरत नहीं, आप अप्रिशिएटिंग और मोटिवेटिंग होकर के इंस्पायर्ड रहेंगे खुद ही फैक्ट्स एंड फिगर को लेकर के, कॉम्प्रिहेंसिव इंप्रेशन को लेकर के। आपके अंदर एक पूरा अच्छा खासा कलेक्टिव बिहेवियर रहेगा। तो अगर आज मुझे जिताना हो तो इन्हीं लोग वोट के साथ, है ना। लेकिन इसमें अभी जितना लोगों ने आप लोगों ने लिखा है ना, इसको कई प्रश्नों में ढाल के देख लीजिए तो आपको मुख्य परीक्षा की मटेरियल की जरूरत नहीं है, इवन उसके लिए प्रीलिम्स के लिए। अब आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन अगर ईरान, इजराइल एंड हार्मोज वर्सेस व्हाट एवर जो भी है, इन सब से अगर आप लेके चले ना, लेकिन एक चीज का मुझे लगा कि दोनों टीम में जो कमी तो बताया ही नहीं पूरी टीम का इनका, वो तो मैंने ललित का फैक्ट्स ठीक है और उस पर बात किया। कमी ये थी कि संभवतः शायद वो कमी आप में भी है, कॉमन कमी है। आप लोगों ने
सीज फायर में पाकिस्तान की भूमिका पे कोई चर्चा नहीं किया। कोई भी टीम जो है पाकिस्तान को बाकूवर दे दिया, उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ कि पाकिस्तान अगर इस बीच में है और ये सक्सेस हो जाता तो वो कितना एक्सिलरेट करेगा दुनिया में वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। इसका आप लोगों ने इस पर बात नहीं की है, या तो आप लोगों को दिमाग में नहीं आया, नहीं आता तो जरूर इस पे काम करते, या आपने सोचा होगा छोड़ो ये तो पाकिस्तान है, इसकी क्या बात करें। क्या सच्चाई क्या थी बेटा? नहीं सर, बोलना था, पर वो जैसे हमने किसी ने लास्ट में बोला, एक आगे से डिस्कशन वाला भी ले सकते हैं फोटो। फिर वो थोड़ा टॉपिक चेंज सा हो गया उस टाइम पर। और टाइम मैनेजमेंट का भी बॉन्ड आ गया ना कि नहीं, आप लोग बोले थे नहीं, बोला नहीं था सर, बोलना था। वो टाइम मैनेजमेंट नहीं, किसने कह दिया टाइम मैनेजमेंट? 8 से 10 मिनट स्टार्ट। हमने बोला था कि और बोलना है, पूछा था कि नहीं बेटा? हाँ हाँ, पूछा था कि नहीं? सर सही है। मतलब अपनी बात भी ना रखें। नहीं, सही बात रखी, आप ध्यान नहीं दी। हमने पूछा था, सबसे पूछा था बात, इसलिए बोला तो सर सही है। वो सर के साथ आपने कहा टाइम हो गया, हम तो कह रहे हैं कि और है आपके पास। आपसे भी मैंने पूछा था, पर्सनली पूछा सभी से कि आपके पास है, और आप अकेले आप ही हैं क्या? इसमें बहन भाई नहीं है हमारे साथ। So kailangan dito, mga iti, pwede. Iri. Ha?